नमस्ते बिहार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे जातीय जनगणना की। जातीय जनगणना के लिए सर्वदलीय बैठक की तारीख अब तय हो चुकी है। सभी दलों की सहमति मिलने के बाद 1 जून को सर्वदलीय बैठक के लिए तारीख तय कर दी गई। 3 दिन पहले ही नीतीश कुमार ने जल्द ही बैठक करने का संकेत दिया था। जाहिर है इस मामले पर नीतीश कुमार आक्रामक हैं। जातीय जनगणना पर आक्रामक नीतीश। तो स्वीकृत करके इस पर काम शुरू किया जाएगा। जातीय जनगणना पर बैठक की तारीख तय। जातीय जनगणना को लेकर होने वाली सर्वदलीय बैठक की तारीख तय हो चुकी है। हफ्ते भर बाद यानी 1 जून को सभी दलों के नेताओं की बैठक होगी। सभी दलों से सहमति मिलने के बाद 1 जून को सर्वदलीय बैठक की तारीख तय कर दी गई, जिसमें बिहार में जातीय जनगणना को लेकर फैसला लिया जाएगा। वह है सभी दल के नेताओं से बात हुई है और 1 तारीख को यानी 1 जून को 4 बजे अपराह्न में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की अध्यक्षता में यह बैठक संवाद कक्ष जो 4 देश रत्न मार्ग स्थित है उसमें होगी। मुख्यमंत्री जी ने पिछले दिनों घोषणा भी की थी कि हम शीघ्र तिथि तय करेंगे सभी दलों से विमर्श करके, और सभी दलों से विमर्श हो चुका है और 1 तारीख को यह बैठक निर्धारित है। दरअसल बिहार विधानमंडल से जातीय जनगणना पर 2 बार प्रस्ताव पारित हो चुका है। सर्वदलीय बैठक में सभी दलों की सहमति मिलने के बाद प्रस्ताव को कैबिनेट में ले जाया जाएगा। जाहिर है 1 जून को सर्वदलीय बैठक के बाद बिहार में जातीय जनगणना को लेकर तस्वीर पूरी तरह से साफ हो जाएगी। पटना से न्यूज़ 18 के लिए आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। राज्यसभा के लिए अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन शुरू हो चुका है, लेकिन अभी तक ये तय नहीं हो पाया है कि जेडीयू के आरसीपी राज्यसभा जाएंगे या नहीं। इस मुद्दे पर नीतीश समेत तमाम नेताओं की चुप्पी कई सवाल खड़े करती है। राज्यसभा मुद्दे पर कुछ बात बन गई है क्या सर? क्या होगा आरसीपी का? ये सवाल अभी तक सवाल ही है। मोदी सरकार में केंद्रीय इस्पात मंत्री आरसीपी सिंह राज्यसभा जाएंगे या नहीं, अधिसूचना जारी होने के बाद भी ये तय नहीं है। पटना से दिल्ली जाने के दौरान जब आरसीपी सिंह से सवाल किया गया तो जवाब देने के बजाय उन्होंने इस सवाल पर हाथ जोड़ दिया। सर राज्यसभा मुद्दे पर कुछ बात बन गई है क्या सर? जेडीयू के सबसे बड़े नेता नीतीश कुमार, जिनका फैसला जेडीयू में लकीर माना जाता है, उनसे भी जब नवादा में आरसीपी की उम्मीदवारी पर सवाल किया गया तो जुबान पर चुप्पी थी और लबों पर मुस्कुराहट। सर राज्यसभा किसको भेज रहे हैं? दरअसल सोमवार को सियासी गलियारे में अफवाह फैली कि जेडीयू विधायकों को अगले 72 घंटे तक पटना में रहने का निर्देश दिया गया है, जिसके बाद भीषण गर्मी में सियासी तपिश और बढ़ गई। हालांकि चंद घंटों में ही जेडीयू ने अटकलों पर ब्रेक लगा दिया। पता नहीं कहां से हवा में खबर चलती रहती है, तो हम लोग के समझ से भी परे हो जाता है, तो ये खबर बेबुनियाद है। पिछले 1 महीने में नीतीश कुमार और तेजस्वी की 3 मुलाकात हो चुकी है। 22 अप्रैल को 5 सालों बाद इफ्तार पार्टी में शामिल होने नीतीश कुमार राबड़ी आवास पहुंचे थे। 5 सालों बाद नीतीश कुमार ने उन चंद कदमों की दूरी को नापा था जो सियासी तौर पर बड़ी खाई मानी जाती है। उसके बाद से नीतीश कुमार और तेजस्वी 3 बार मिल चुके हैं। दोनों नेताओं की 3 मुलाकातों को दोनों दलों के दिलों की नजदीकियों के तौर पर देखा जाने लगा। इन तमाम कयासों को जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने न्यूज़ 18 के साथ खास इंटरव्यू में सिरे से खारिज कर दिया। कोई राजनीतिक मतलब नहीं है, वो मुख्यमंत्री है बिहार के, और तेजस्वी प्रसाद जी विरोधी दल के नेता हैं। उन्होंने आमंत्रित किया मुख्यमंत्री को, और विरोधी दल का नेता अगर आमंत्रित किया और उसमें चले गए तो इसमें कोई राजनीतिक मतलब नहीं है। सवाल है कि सब ऑल इज वेल है, तमाम अटकलें भी बेमतलब हैं, तो फिर आरसीपी पर सन्नाटा क्यों है?
न्यूज 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज के साथ धर्मेंद्र और शैलेंद्र की रिपोर्ट। और अब बात करेंगे मौसम के बदले मिजाज की। बिहार में देर रात से मौसम का मिजाज बदला हुआ है और तेज आंधी के साथ ही जमकर बारिश हुई। गोपालगंज की हम आपको तस्वीर दिखाएंगे जिसमें आप देख पाएंगे कि वहां भारी बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। भीषण गर्मी पड़ रही है पूरे बिहार में और इसी बीच अचानक से जब बारिश हुई, ये गोपालगंज की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां देखिए बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग के अनुसार आज भी दिन भर आसमान में बादल छाए रहेंगे, साथ ही तेज बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने आकाशीय बिजली को लेकर भी अलर्ट जारी किया है। और अचानक मौसम चेंज हुआ और इस वक्त बारिश हो रही है, उससे बहुत ज़्यादा राहत हुई है और मौसम भी ठंडा हो गया है। आप लोग घिरे हुए हैं और हम लोग घिरे हुए हैं, इंतज़ार कर रहे हैं कि बारिश खुलेगी तो आदमी घर जाएगा। रांची में ईडी ने विशाल चौधरी से करीब 15 घंटे की पूछताछ के बाद रात करीब 10:50 पर उनके आवास पर वापस छोड़ दिया। सुबह करीब 7 बजे से ही उनके अशोकनगर स्थित आवास पर पूछताछ हो रही थी। विशाल ने मीडिया से बातचीत में इस बात का खुलासा किया कि किसी भी तरह का कोई कैश उनके घर से बरामद नहीं हुआ है। कंपनी से जुड़े जो कागजात ईडी ने जब्त किए हैं उनकी जांच पड़ताल होगी। किसी भी आईएएस अधिकारी के साथ उनका संबंध नहीं है, इससे उन्होंने इनकार किया। वहीं विशाल ने यह भी कहा कि जो आरोप उनके ऊपर लगाए जा रहे हैं वो गलत हैं। ईडी की टीम विशाल चौधरी को उसके घर छोड़कर वापस लौट गई। किसी तरीके का कोई कैश रिकवरी नहीं हुआ है। ठीक है। डॉक्यूमेंट्स जो मेरे ऑर्गेनाइजेशन के हैं वो ईडी जांच करेगी और फिर जवाब देगी। बस इतनी सी। कोई तकलीफ आपको सर पूछताछ में? नहीं, कोई तकलीफ नहीं। क्या आपको हिरासत में लिया गया? अभी आप घर जा रहे हैं? मैं घर जा रहा हूँ। अभी आप घर जा रहे हैं? जी मैं घर जा रहा हूँ। ठीक है। ये थे विशाल चौधरी बोल रहे थे। और कुछ आपको कहना है, क्योंकि आरोप ये लग रहा है कि बहुत सारे आईएएस अधिकारी आपके यहाँ आते थे, लिंक्स बहुत सारे आपके आईएएस अधिकारी हैं और आप सबसे बड़े खिलाड़ी हैं इस खेल। नहीं, विदेश तक आपकी बहुत पार्टी होती थी, विदेश आपका शौक है। अपनी बात पूरी रख दी है सर। आप ऐसा कुछ नहीं है, जो भी आप कह रहे हैं वो आरोप गलत है। मैं उसी आवास के पास हूँ जहाँ से सुबह इस पूरे खबर की शुरुआत हुई थी। आप देख सकते हैं 425B रोड नंबर 6 अशोक नगर, ये विशाल चौधरी का आवास है और इसी आवास के पास आप देख सकते हैं कि यहाँ उनको अंदर घर के पास छोड़ दिया गया है और यहाँ से वो जब अंदर जा रहे थे तब उन्होंने बताया कि आज रात वो यहीं रुकेंगे। उन्हें घर जाने की अनुमति मिली है, इसलिए वो यहाँ पहुंचे हैं। अंदर से ताला लॉक कर दिया गया है और जो लोग हैं, जो परिवार के लोग हैं, जो इस वक्त विशाल जो चौधरी थे वो अंदर जा चुके हैं। तो अब देखना होगा कि क्या कुछ कागजात मिले हैं, क्या कुछ विशाल चौधरी ने ईडी के सामने अपनी बात रखी है, किस तरह के खुलासे हुए हैं। हाँ, ये बात यहाँ बताना जरूरी है कि जिस तरह से विशाल चौधरी ने कहा कि उनके पास से किसी भी तरह का कोई कैश बरामद नहीं हुआ है, लेकिन जो कागजात बरामद हुए हैं उसके आधार पर ईडी जरूर जांच करेगी। कैमरा पर्सन संत के साथ अविनाश कुमार, न्यूज 18 रांची। औरंगाबाद में संदिग्ध स्थिति में 5 लोगों की मौत हुई है। परिजनों ने शराब पीने से मौत की बात कही है। घटना मदनपुर प्रखंड की है जहां खिरियावा और पवई गांव में 5 लोगों की मौत हुई। एक मृतक शिव साव के परिजनों ने बताया कि आंखों की रोशनी जाने और सिर दर्द की शिकायत के बाद उन्हें पीएचसी ले जाया गया, जहां से उन्हें गया रेफर कर दिया गया, लेकिन रास्ते में ही उनकी मौत हो गई। कुछ ऐसी ही शिकायत दूसरे मृतकों के परिजनों ने भी की। मृतकों के शवों को जला दिया गया है। उधर से लगता कि नशा में था, हिल डोल रहे थे और पूरा आँख का रोशनी गया था और पूरा बेचैनी टाइप से छा गया। तब कहाँ लगे? तब गए मदनपुर, तो मदनपुर रिजेक्ट कर दिया, तो उसके बाद गया जा रहे थे, बीच रास्ता में डेट कर गया। उसके बाद आँख से दिक्कत हो रहा था, दिख नहीं रहा था, आँख में दर्द हो रहा था, माथे पे दर्द हो रहा था। उसके बाद डॉक्टर के यहाँ गए, रास्ते में खत्म हो गया।
वहीं सूचना के बाद मौके पर पहुंचकर डीएम ने जांच की। डीएम ने शराब से 2 लोगों की मौत की बात की पुष्टि की है। साथ ही शराब माफिया के खिलाफ लगातार छापेमारी जारी है। अब तक 70 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। जहरीली शराब की सूचना प्राप्त हुई थी। उस क्रम में अभी तक 70 गिरफ्तारियाँ हो चुकी है और छापेमारी लगातार चल रही है। 10 टीम काम कर रही है। आमस मदनपुर जो बॉर्डर है उस क्षेत्र के लगभग 20 किलोमीटर का क्षेत्र है, उसमें 10 टीम हमारी है और गया की टीम भी लगी हुई है। चिन्हित कर लिया है लोगों को जहाँ से सप्लाई हुई है। सूचना मिली है झारखंड से कुछ लोग उस ट्रेड को लेकर आए थे। तो लोगों का हुआ है, लेकिन जितनी भी डेथ होगी हम तो संदिग्ध ही मानेंगे, जो कि अलग अलग क्षेत्र में हुई है, एक ही जगह पे नहीं है, लेकिन सोर्स सबका निकल के आ रहा है कि एक ही स्पीड सब जगह गई। हम लोग पता करते हैं। आज सर सूचना मिली है 5 की मौत। नहीं, 5 की नहीं है, वो हमको जो सूचना मिली थी उसको हमने वेरीफाई कराया है। उसमें 2 हार्ट अटैक से डेथ और एक हॉस्पिटल में डेथ हुई है। बांका में सरकारी योजनाओं में मची लूट को लेकर बातचीत का एक ऑडियो क्लिप वायरल होने के बाद डीएम ने पूरे मामले की जांच के आदेश दिए हैं। मामला बेलहर प्रखंड का है, जहां बीपीआरओ कुंदन कुमार पांडे और प्रखंड प्रमुख नीलम देवी के देवर राम बालक यादव के बीच बातचीत हो रही है, जिसमें बीपीआरओ 15वीं वित्त योजना के हर काम को जूनियर इंजीनियर प्रिया भारती से ही कराने पर अड़े हैं और विरोध करने पर एक भी अठन्नी नहीं मिलने की धमकी दे रहे हैं। यहां तक कि बातचीत में वीडियो को भी बीपीआरओ ने अपशब्द कहा, जिसको लेकर प्रखंड प्रमुख ने बेलहर थाने में बीपीआरओ के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। वहीं डीएम ने जांच के बाद कार्रवाई की बात कही है। हाँ राम बालक जी, हाँ बोला जाए। आप बोल रहे हैं कि 15वीं वित्त का कादिर और शिवम बनाएगा? कादिर और शिवम सब बनाएगा अपने अपने पंचायत में। ऐसा नहीं होगा। जो बनाएगी प्रिया भारती, कहाँ वो बनाएगी? सबका बनाएगी। भैया खुद फोन करके, प्रिया खुद फोन करके भैया बोला कि नहीं सर सब अपने अपने पंचायत में। को बहुत महंगा पड़ेगा। ये जो गिद्ध दृष्टि रखे हैं ना, ये कठन्नी नहीं देंगे। हमारा आदेश नहीं चलेगा तो आप लोग को रद्द कर देंगे, जान लीजिए। बोल दीजिए भैया को भी। कौन प्रिया भारती को हटाए तो बेलहर में आग लग जाएगा, जान लीजिए। कौन सी में? 15वीं वित्त से ऐसे वो कर रहा है अपना पंचायत तो कर रहा है। क्या वो पंचायत है उसके पास? वीडियो दम नहीं था उसको हटाने का। रंबलका तंबलका ढेरी घूमता है हमारा आगे पीछे। क्या सब बात आप भ्रांति फैलाइएगा तो जान लीजिए आप को अठन्नी नहीं ले पाइएगा। सुनिए ना, अठन्नी और 54 नहीं बोलिए ढेर। हाँ रंबल मामला संज्ञान में आया है और इसमें डीपीआरओ के माध्यम से जिला पंचायती राज पदाधिकारी के माध्यम से इस पर इसकी विस्तृत जांच कराई जाएगी और आवश्यकता अनुसार इस पर अनुशासनिक कार्रवाई भी की जाएगी अगर मामले में सत्यता पाई जाती है तो। आरा में जारी एक फतवे ने 2 परिवारों को रिश्ते में बंधने से पहले परेशानी में डाल दिया है। मामला नगर थाना क्षेत्र के चिकटोली का है, जहां की एक लड़की 28 मई को शादी होने वाली थी, लेकिन लड़का दूसरी बिरादरी का है, जिसको लेकर कुरैशी कमेटी के अध्यक्ष ने एक फतवा जारी कर दिया कि कोई भी इस शादी समारोह में शामिल नहीं होगा और अगर कोई शादी में जाएगा तो उस पर 5051 रुपए का जुर्माना लगाने के साथ ही बिरादरी से अलग थलग कर दिया जाएगा, जिसको लेकर लड़का और लड़की दोनों पक्ष परेशान हैं। वहीं जिस हाजी अजीम कुरैशी पर फतवा जारी करने का आरोप लगा है, वो इसे पूरी तरह से बकवास बता रहे हैं और एक साजिश के तहत बदनाम करने की कोशिश बता रहे हैं। अजीम कुरैशी साहब उन्होंने एक फरमान जाहिर किया खाप पंचायत की तरह, और उन्होंने बिना किसी मुद्दई और मुद्दाले को बुलाए हुए जहाँ हमने अपने चिक बिरादरी को कार्ड दिया वो सभी का कार्ड वापस ले लिया और उन्होंने मना किया कि इनके शादी में नहीं जाना है, ये दूसरे अदर कास्ट में क्यों शादी कर रहे हैं। फतवा यही हुआ है जारी कि अगर कोई भी लड़की के घर पे उनके मोहल्ले से या उनके रिलेशन से जो लोग जाएंगे उन पे 5100 रुपये का फ़ाइन है और बिरादरी से कुजात करने का मामला है। जो शामिल होंगे उनके लिए परेशानी का सबब बन जाएगा हमारी शादी के बाद कि वो लोग अपने में काम नहीं कर पाएंगे और उनका कोई सामान कोई नहीं खरीदेगा। ये बिल्कुल झूठी बात है।
ऐसा कोई फतवा नहीं दिया गया है और ना ही इस पर कोई रोक लगाई गई है। उनकी मर्जी है, उनकी लड़की है, जहां उनका जी चाहे शादी करे, हम लोग की तरफ से कोई बंदिश नहीं। समाज भी कोई नहीं रोकेगा, समाज क्यों रोकेगा। बगहा में अपराधियों ने एक आभूषण दुकानदार को चकमा देकर करीब 30 लाख के आभूषण उड़ा लिए। घटना पटखौली थाना क्षेत्र की है, जहां एक आभूषण दुकान में 3 अपराधी ग्राहक बनकर आए थे और सामान देखने के बहाने दुकानदार को चकमा देकर अलमारी से बड़े ही शातिर अंदाज में करीब 700 ग्राम सोने के गहने उड़ाकर चलते बने। घटना की शिकायत पुलिस पर ने सीसीटीवी फुटेज को खंगालने के साथ ही पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। मैं अपना अलमारी लॉक करके ही गया था। आने के टाइम में उतना ही देर में वो अलमारी खोल के मेरा सोने का जो डब्बा था वो लेके चला गया। कितना वजन का सामान चोरी हुआ? उसमें लगभग 700 ग्राम सोना था, जिसकी कीमत लगभग 35 लाख रुपए, 35 लाख के आसपास आती है। पटना में लालू प्रसाद के वकील दिवंगत चितरंजन सिन्हा के फ्लैट में चोरी की बड़ी वारदात हुई है। पीरबहोर थाना क्षेत्र के खजांची रोड में चितरंजन प्रसाद का फ्लैट काफी दिनों से खाली पड़ा था, जिसका फायदा उठाते हुए अपराधियों ने मेन गेट के साथ ही 2 कमरों का ताला तोड़ दिया और 2 अलमारी से करीब 1 लाख के चांदी का सामान और 5000 रुपए नगद और कई फाइल की चोरी कर ली। चोरी हुए सामान में चांदी के ग्लास, कटोरी के साथ पूजा के प्लेट और दिया शामिल है। जून 2020 में वकील चितरंजन सिन्हा के निधन के बाद से ज्यादातर समय ये फ्लैट खाली ही रहता है। फ्लैट का केयरटेकर उनका ड्राइवर रंजन यादव है। 14 मई को वो नवादा गया था, जहां से लौटने के बाद देखा गया कि फ्लैट का मेन गेट टूटा पड़ा था। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। पूर्णिया में एक महिला अपने बच्चे की बरामदगी के लिए 2 महीने से भटक रही है। महिला एसपी से लेकर सब तक गुहार लगा चुकी है। 31 मार्च को रघुवंश नगर ओपी के जयनगर से 7 साल के बच्चे को अगवा कर लिया गया था, जिसे अब तक रिहा नहीं कराया जा सका है। इसे लेकर कई बार प्रदर्शन भी किया गया, लेकिन बच्चे को रिहा नहीं कराया जा सका। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।